बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल यस केमिस्ट्री पर। और साथ ही साथ अभी तक के सबसे अवेटेड लेक्चर, सबसे डिमांडिंग लेक्चर पर, जहां हम लोग टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। मुझे पता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डर है। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग क्वेरी है। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर हमने पूरे साल पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम सवाल देखते हैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या आंसर लिखें, कितना आंसर लिखें। किसी किसी टॉपिक या किसी किसी सवाल को तो हम जानते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं कि उसका आंसर कैसे लिखें। तो बच्चों, सब्जेक्टिव से जुड़ा जो भी दिक्कत है ना, उस दिक्कत को आज हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। उम्मीद करते हैं कि हंटर सीरीज को आपने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हंटर सीरीज में हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। अगर आपने हंटर सीरीज को कवर अभी तक नहीं किया है तो हंटर सीरीज को जरूर से जरूर कवर कर ले। और ये जो 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है बच्चों, भूलना नहीं है कि आपको पेपर में सारा सवाल नहीं करना है, जितना सवाल करना है उतना सवाल छोड़ना भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका बहुत ज्यादा मदद करेगा उन क्वेश्चंस को चूज करने में जो कि आप एग्जाम में करके आओगे। और यकीन मानो, आप आंसर को एकदम मक्खन के जैसे लिख करके आओगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो से जुड़े रहना होगा, आपको हंटर सीरीज को कवर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जो भी बातें मैं बताऊंगा इस वीडियो के दौरान उन सारी बातों पर ध्यान भी देना होगा। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप 50 सवाल को कवर करने वाले हैं, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग सेम काम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। उसके साथ ही साथ स्वागत कर लेते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि जब आप ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो तो पूरे एनर्जी से भरे हुए हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए ना, फटाफट से, मेरे से तो नहीं रहा जा रहा है, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहला सवाल क्या है देखें। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? बड़ा सिंपल सा सवाल, सॉल्यूशन चैप्टर के कंसंट्रेशन टर्म से सवाल पूछा गया है। कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अभी आंसर पर नहीं जाते हैं, अभी हम लोग पहले समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। भाई मान लो मेरे एक कंटेनर में, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, मतलब मैंने, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दो चीज को मिला करके मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया है, ए और बी, जहां Na जो है वो A के मोल्स और Nb है B के मोल्स। ठीक है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से, काई से। मान लीजिए हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, तो काई A बराबर हो जाएगा, याद रखिए जिसका मोल निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स को ऊपर लिख देंगे, यानी मोल्स ऑफ ए ऊपर और टोटल मोल्स को नीचे, तो नीचे हो जाएगा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। रटने का जरूरत नहीं है, मोल ऑफ ए कंपोनेंट का रेशियो टोटल मोल के साथ निकाल दीजिए, वही कहलाता है मोल फ्रैक्शन। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट विथ टोटल मोल्स, उसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं क्या भाई? जो मोल फ्रैक्शन होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है, इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। अगर मिक्सचर है हमारे पास, या हमने दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स किया है, तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है कभी। और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आए, सिर्फ वही टेम्परेचर पर निर्भर करता है, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह। तो ये था हमारा पहला सवाल, सिंपल सवाल। चलते हैं दूसरे सवाल पर। कहता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, राउट्स लॉ 5 नंबर में भी सवाल आता है, तो राउट्स लॉ को जरूर कवर कर लें, हंटर सीरीज से जुड़े। हंटर सीरीज में एक प्रॉपर वीडियो मैंने राउट्स लॉ पर बनाया है। चलिए, राउट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए देखिए, राउट्स लॉ को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP से जोड़ रहा है। हमने सेकेंड राउट्स लॉ में ये बात कवर किया है कि जो राउट्स का सेकेंड नियम है वो क्या कहता है। देखो क्या कहता है, कहता है RLVP, जिसका फॉर्मूला होता है P0 माइनस P बाई P0,
ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मैंने इसको डिराइव करके बताया है हंटर सीरीज में, और यही है राउट्स का नियम किसके लिए, RLVP के लिए। तो राउट्स लॉ क्या कहता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्वेंट का, यानी RLVP जिसका फॉर्मूला P0 माइनस P बाई P0 होता है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। यही था हमारा राउट्स का सेकेंड लॉ, याद रखिएगा। सिंपल और सबसे साधारण वर्ड में आंसर लिखा हुआ है। अगले सवाल पर चले भाई। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं लैम्बडा m से। दो साइन बताया था इस तरीके से। तो सिंपल सा बात याद रखो यार, डाइल्यूशन, ये भी हंटर सीरीज में बताया हूं भाई। डाइल्यूशन अगर करोगे, पानी अगर मिलाओगे, तो इससे कौन कौन बढ़ता है, देखो कंडक्टेंस जो होता है ना, कंडक्टेंस वो बढ़ जाता है। उसके बाद कप्पा जो होता है, कप्पा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये घट जाता है। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमसे पूछा है मोलर कंडक्टेंस, तो सिंपल सा बात है बढ़ जाएगा। हम लोग जब इसको नोट्स में पढ़ते हैं तो दो केस के लिए पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों केस में बढ़ जाता है। तो आप सिंपली याद रखिए, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाओगे, पानी फेंटोगे, तो मोलर कंडक्टेंस हमेशा बढ़ता है। कौन घटता है, कप्पा, कंडक्टिविटी कप्पा, कप्पा से इसको डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। सिंपल सा सवाल था, आगे चलें। व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, ये सवाल सरफेस केमिस्ट्री का है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या कहता है भाई, ये सवाल देखे ना तो तुरंत टिक कर लो कि ये तो आज करके ही घर जाएंगे। देखो ब्राउनियन मूवमेंट क्या कहता है, हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, तो इसका जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल पे जब जूम करोगे ना, किसी एक पार्टिकल पर जब जूम मारोगे तो तुमको दिखेगा कि वो पार्टिकल ऐसे जिग जैग मोशन कर रहा है। तो जिग जैग मोशन जो होता है ना कोलाइडल पार्टिकल का, उसी मोशन को ब्राउनियन मोशन या इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। द जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। सिंपल सा टर्म, सिंपल सा आंसर, बस आपको इतना लिख देना है और ये डायग्राम बना दिए तब तो है ना, जो अगला सवाल होगा उसका भी मार्क्स इसी में मिल जाएगा। तो डायग्राम भी जरूर बना दें, ज्यादा समय नहीं लगेगा डायग्राम बनाने में। अगला सवाल, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हंटर सीरीज, मुझे तो यही याद आ रहा है, हंटर सीरीज में ये भी कवर करवाया हूं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसको कहते हैं। सबसे पहले मोलर एलिवेशन कांस्टेंट देखते ही हमें याद आना चाहिए कि ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने पढ़ा था डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, और ये जो KB है, KB, इसी KB को हमने नाम दिया था कौन सा कांस्टेंट जी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, इसका डेफिनेशन भी बताया था कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ही बराबर होगा, लेकिन कब, जब मोलालिटी 1 हो जाएगा। भाई जब मोलालिटी 1 हो जाएगा तो डेल्टा TB ही तो KB के इक्वल होगा, और मोलालिटी 1 कब होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ किसका मास, सॉल्वेंट का मास। तो मोलालिटी को 1 होने के लिए मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 होना पड़ेगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वो राइज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि व्हेन मोलालिटी इज 1, या फिर जब 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया हो। सिंपल सा टर्म है, बोलता है मोलैरिटी से कैसे रिलेटेड है, हाउ इज इट रिलेटेड टू मोलैरिटी। तो आपको सिंपल सा बात याद रखना है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, मोलैरिटी की जगह यहां पे कर लो मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, बोलता है मोलैलिटी से कैसे रिलेटेड है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि KB बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपॉन मोलैलिटी नीचे M, हो गया। क्लियर है, यही रिलेशन है, यही फॉर्मूला है। तो मैं वही कह रहा हूं
कि 2 नंबर का जो भी सवाल आपसे पूछे, हालांकि इस सवाल में रिलेशन पूछ रहा था, लेकिन आपको उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला पता है आप एग्जाम में जरूर लिख दें। ये भी बात मैंने हंटर सीरीज में बताया था। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं? भाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का इस्तेमाल कब करते हैं जरा सुनो। जब हम लोग किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं और वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होगा, मतलब टूटेगा या जुड़ेगा, तो वैसे केस में जो मोलर मास होता है थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वो अलग अलग हो जाता है, उसमें अंतर आ जाता है और उसी अजीब मोलर मास को, उसी मोलर मास में आए डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी वो मोलर मास जिसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करते हैं, कब कब जब एसोसिएशन का केस हो या फिर डिसोसिएशन का केस हो। क्लियर है बात? तो हम कहते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं, मान लीजिए कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है या कोई सॉल्यूट का पार्टिकल है NaCl, हमने उसको पानी में डाला और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा तो मोलर मास एक सॉल्यूट का इतना है, NaCl का कितना होता है 35.5 और 23 58.5। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है 58.5, लेकिन जैसे ही NaCl सॉल्वेंट में जाएगा, वाटर में जाएगा, टूट जाएगा किस में, Na+ और Cl- में। तो एक सॉल्यूट के पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास पहले 58 था, लेकिन अब इसका 23 हो गया एक पार्टिकल का, और इसका कितना हो गया 35.5। तो ये अजीब मॉलिक्यूलर मास जो आ गया है सॉल्यूट के पार्टिकल का, उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सिंपल है, क्लियर है। याद रखना कि एसोसिएशन मतलब जब कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूट टूटेगा या डिसोसिएशन, उल्टा बोल दिया, एसोसिएशन का मतलब जुड़ेगा या डिसोसिएशन मतलब टूटेगा, उस टाइम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास से अलग आ जाता है, उसी को कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? सरफेस केमिस्ट्री का सवाल है। सिंपल शब्द में मैं बताऊं तो पेप्टाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए पेप्टाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट है और इस प्रेसिपिटेट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसी पार्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन में, और ऐसा करने के लिए हमें इस प्रेसिपिटेट में एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करना पड़ता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं पेप्टाइजेशन। तो आपको क्या लिखना है? द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। बस इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, एक छोटा सा या थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास प्रेसिपिटेट है FeOH के होल थ्राइस का, इसमें अगर हम लोग FeCl3 मिला देते हैं तो ये जो FeOH का होल थ्राइस है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। और आपको ये भी बताया हूं कि कोलाइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होता है, तो ये बस कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये FeOH का होल थ्राइस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं है, अब ये किस फॉर्म में है? कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में। सिंपल सा बात है, याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल पूछा नहीं है तो नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना याद रखना पेप्टाइजेशन किसको कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो और वो कन्वर्ट हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं ना, इस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। मतलब नीचे जो मैं एग्जांपल लिया हूं इसमें FeCl3 हमारा एक पेप्टाइजिंग एजेंट है। उम्मीद करते हैं क्लियर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेप्टाइजेशन। चलते हैं बच्चों अगले सवाल पर। कहता है व्हाट इज जॉर्प्शन? यार ये सब याद रखने की जरूरत ही नहीं है अगर आप एक बार लेक्चर अटेंड किए हो तो। हमने सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पढ़ा है। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में जब होता है तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं जॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पार्टिकल सतह पर आता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पार्टिकल बल्क में आता है, सरफेस में नहीं बल्क में आता है, बल्क में इकट्ठा होता है। और अगर दोनों साथ में हो रहा है, मतलब पार्टिकल सरफेस के साथ साथ बल्क में आ रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जॉर्प्शन। अपने शब्द में अगर लिखना तो सिंपल सा, देखो रटोगे तो नहीं, मैं क्यों बता रहा हूं, इसके अलावा मैं खुद से क्यों आंसर बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसको अगर तुम क्लास 2-3 के जैसे कॉपी लेके याद करने बैठोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इतने क्वेश्चंस को याद कर लो। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं तुमको, जैसे मैंने पेप्टाइजेशन में क्या बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे और उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। इतना बात अगर याद रहा, अपने मन से आंसर लिख दिए, अपने वर्ड्स में आंसर लिख दिए, तो नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो क्या था हमारा सवाल, व्हाट इज जॉर्प्शन? तो आपको बस इतना याद रखना है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों साथ में होगा उसी प्रक्रिया को कहते हैं जॉर्प्शन। द फिनोमेना ऑफ अकरिंग ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड जॉर्प्शन। तो यहां पे आंसर पढ़ लेते हैं, वही फिनोमेना इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। एग्जाम्पल भी साधारण लिया हूं, सोकिंग ऑफ वाटर बाय फोम। किसी कोई फोम जो है वो पानी सोख लेता है ना, तो पानी फोम के सतह पर भी होता है, पानी फोम के अंदर भी होता है, तो उसी प्रक्रिया को जॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब इसमें हमने, जैसे हमने जॉर्प्शन, अभी जॉर्प्शन पर सवाल था, तो मैं बता दूं आपके एग्जाम के लिए, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये था जॉर्प्शन। एक और टर्म पढ़ा था डिजॉर्प्शन, मतलब जिसमें सतह का पार्टिकल छोड़ करके चला जाए, सतह से हट रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। चलिए अब आगे चलें। जो हमारा अगला सवाल है वो है गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। सॉल्यूशन चैप्टर का ये सवाल है। बोलता बस उदाहरण दे दो ना, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, कहता उदाहरण दे दो कि आप कब किसी गैस को डिसॉल्व होते हुए देखे हो सॉलिड में। तो हम लोग वैसे हाइड्रोजन को डिसॉल्व कर सकते हैं पैलेडियम में, निकेल या फिर प्लेटिनम में। हम लोग ऑर्गेनिक में भी कैटालिटिक रिडक्शन में इस रिएजेंट का इस्तेमाल किए हैं, हाइड्रोजन के साथ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं पैलेडियम, निकेल या फिर प्लेटिनम में। तो ये एक एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन चैप्टर में हम एक टेबल पढ़ते हैं जहां अलग अलग सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ते हैं, उसके एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल लिखा होगा। तो हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व करेंगे पैलेडियम, प्लेटिनम या फिर निकेल में। क्लियर है बात? एग्जाम्पल पूछ रहा था, बस एग्जाम्पल दे दिया, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। भाई इसमें क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप अपने को लिखना है कि वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ज्यादा होगा तो हाइपरटोनिक और कम होगा तो हाइपोटोनिक। क्लियर है बात? दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो वही बात लिखा हुआ है कि सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर को भी सेम रखना, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बदल जाएगा। वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जो भी एक सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 किसके बराबर होगा? पाई 2 के। याद रखो भाई कि अगर किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे से, तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और वहीं दूसरी तरफ पाई 1 कम है पाई 2 से, तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। याद रखना। और बताऊं, और बातें बताऊं? चलो और बताता हूं। जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है, इंसान का जो खून है, इट इज 0.9% कह सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, है ना। जो 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl है। मतलब अगर तुम NaCl का इतना कंसंट्रेशन ले लोगे ना, इतना कंसंट्रेशन, तो ये आइसोटोनिक हो जाएगा ब्लड के साथ। किसके साथ? ब्लड के साथ। मतलब जो खून है हमारे शरीर में, उसका भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो किससे मैच करेगा? तो NaCl का सॉल्यूशन ले लो, जो कि है होना चाहिए 0.9% मास बाय वॉल्यूम। ब्लड का इससे या हमें पूछ दे कि ये कोई सॉल्यूशन है ऐसा, और इसके साथ ब्लड ले रहे हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। और अगर
कंसंट्रेशन और बढ़ा दोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, और कंसंट्रेशन इसका घटा दोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका घट गया, अब ब्लड का ज्यादा हो गया तो ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर है। सवाल सिर्फ इतना सा था, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है राउट्स लॉ बताइए ना वोलेटाइल लिक्विड के लिए। भाई अभी मत देख, आंसर तू देख ही मत भाई, सीधा इधर ध्यान दो, जो बात कह रहा हूं उस पे सुनो। वोलेटाइल लिक्विड के लिए कह रहा है, इसका मतलब हमने दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिक्स किया है, ए और बी को आपस में मिक्स किया है, डब्बा बंद है। राउट का नियम ये कहता है कि जो अब मैंने बताया था कि ए और बी दोनों हैं, तो वेपर ए के कारण भी बनेगा, वेपर बी के कारण भी बनेगा। ए के कारण जो प्रेशर होगा उसको पीए से डिनोट करेंगे, बी के कारण जो प्रेशर होगा उसको पीबी से डिनोट करेंगे। तो राउट का नियम कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो ये जो मोल फ्रैक्शन होना चाहिए वो लिक्विड फेज में होना चाहिए, यानी कह सकते हैं काई ए और यहाँ क्या हो जाएगा काई बी। तो यही बात को स्टेटमेंट में लिख दिए हैं कि पार्शियल प्रेशर ईच कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन में, और मोल फ्रैक्शन कहाँ का होना चाहिए सॉल्यूशन का। तो इसी को हम कहते हैं राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, मतलब दो लिक्विड है दोनों वोलेटाइल है, दोनों को जब आपस में मिक्स करेंगे तो राउट्स लॉ क्या कहता है, एक बार फिर से सुनो, बहुत बार सुनने के बाद भी तुम्हारे आंसर में गलती रहता है। तो राउट्स का नियम कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है जो कि एक न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, न्यूमेरिकल को देख के छोड़ नहीं देना है। बिहार बोर्ड में जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है काफी सिंपल न्यूमेरिकल होता है, आपको बस फॉर्मूला और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सवाल जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है K बराबर ln C0 अपॉन C इंटू 1 अपॉन T। K को कहते हैं रेट कांस्टेंट, C0 इनिशियल कंसंट्रेशन, C फाइनल कंसंट्रेशन और T है टाइम। अब K यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, बोले ठीक है, कितना दे रखा है 1.15 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू ln को लॉग में बदल दें, तो ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा लॉग, और C0 जो है वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई मैं बता दूं C0 क्या है, C0 है इनिशियल कंसंट्रेशन और C जो है ये है फाइनल कंसंट्रेशन। तो हमें सवाल कह रहा है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम रिड्यूस टू 3 ग्राम, 5 ग्राम 3 ग्राम में बदल गया है, तो 5 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल 5 और कितने में कन्वर्ट हो गया है 3 में, तो फाइनल कंसंट्रेशन 3। बस इसको सॉल्व कर लो, और टाइम ही तो पूछ रहा है और यहाँ से टाइम निकाल लो। अब तुम बोलोगे सर आप ना यहाँ पे कर दे रहे, हम तो छोड़िए देते, काहे लॉग है, भाई लॉग है तो छोड़ काहे देते, लॉग है तो उसको सॉल्व करो, बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए। मैं बता देता हूँ पूरा प्रोसेस, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो t का वैल्यू निकालना है तो t को इधर खींच लो, तो t बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग ऑफ 5/3 और डिवाइड किससे कर देंगे, नीचे कौन इंतजार करेगा, 1.15 इंटू 10 का पावर -3। सर इसको हम लोग भी सॉल्व करिए लेंगे, बस ये log 5/3 का क्या वैल्यू पुट करें। भाई देख मैं बता देता हूं, तुम्हें लोग इसको सॉल्व कर देना। log 5/3 यानी log a बाई बी को लिख सकते हैं log a माइनस log b, यानी log 5 माइनस log 3, ये log का नियम है, log 5 माइनस log 3, और यहाँ तो वैल्यू याद रखना पड़ेगा, log 5 का वैल्यू होता है 0.69 और log 3 का वैल्यू होता है 0.47। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 में से 4 गया 2 है ना, तो 0.22 इसका वैल्यू आ गया, पुट कर दो और आंसर यहाँ से निकाल लो। तो 2.303 इंटू 0.22 अपॉन 1.15 इंटू 10 का पावर -3,
जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 444 सेकेंड आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व कर लेना। मैं फिर से बता दूं, 2 मार्क्स में काफी बार बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल पूछता है, आप 100% कर सकते हो। बस आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला सी नॉट माइनस सी बराबर के टी, और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला के बराबर ln सी नॉट अपॉन सी इंटू 1 अपॉन टी। साथ ही साथ इन सब का हाफ लाइफ भी याद रखना है। हमने हंटर सीरीज के लास्ट लेक्चर में ही कवर किया था। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है सी नॉट अपॉन 2k, और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है ln 2 बाई के। और फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि अरे ये सर क्या बोल रहे हैं, ये क्या टर्म है, हम तो कुछ और सोच के आए थे, हम तो सोचे थे यादें कर लेंगे, अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है तो भाई हंटर सीरीज को कंप्लीट करो, ईमानदारी से कंप्लीट करो, लेकिन करो, तभी जा करके तुम चीजों को समझ पाओगे। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है वैसा रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है लेकिन फिर भी कैसा बर्ताव करता है, कैसा बिहेव करता है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के जैसा ही बिहेव करता है। तो सिंपल सा आंसर होगा एक ऐसा रिएक्शन जो एक्चुअली हायर ऑर्डर का होता है, जो सेकेंड ऑर्डर का होगा, बट बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन बर्ताव कैसा करेगा, फर्स्ट ऑर्डर के जैसा करेगा। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस मात्रा में मौजूद होता है। नहीं समझे ना, मैं फिर से बताता हूं। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसका रेट किसी एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। लेकिन जब कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है फिर भी वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है, तो उस केस में कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं तो हम लोग इसमें ले सकते हैं, इसके एग्जांपल में शुगर का हाइड्रोलाइसिस ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग शुगर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और वाटर को एक्सेस में लेते हैं, वाटर को एक्सेस में लेते हैं। ध्यान से देखिए, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं शुगर का जिसमें वाटर को अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि शुगर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यह किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो भाई सुनना, यहां जो रिएक्शन है, हालांकि यहां पर 2 रिएक्टेंट है लेकिन वाटर एक्सेस में है, तो वाटर के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट निर्भर करेगा ही नहीं, क्योंकि वाटर हमेशा अवेलेबल है। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, शुगर के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। तो ये एक एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। एक और एग्जांपल मैं ले लूं तो ईस्टर का भी हाइड्रोलाइसिस करवा लो। मान लो हाइड्रोलाइसिस हम लोग करते हैं इथाइल एसीटेट का, इथाइल एसीटेट यानी CH3 COO C2H5, ये इथाइल एसीटेट, इसका भी हाइड्रोलाइसिस करवा लो, लेकिन वाटर को किस में रखना, एक्सेस में। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, तो इतने कार्बन का एसिड बन जाएगा, इतने कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का एसिड यानी CH3COOH, और इधर भी 2 कार्बन है तो ये टूट जाएगा C2H5OH में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। और ये रिएक्शन ऑर्गेनिक का एक सिंपल सा रिएक्शन है, मैं बता दूं, जहां पर मैं अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे तो फिजिकल बोल के सर ऑर्गेनिक करवा रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये ईस्टर है। ईस्टर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला बस बॉन्ड तोड़ना है और वाटर का जो OH है वो इधर आके जुड़ जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और जो H है वो C2H5O के साथ आ जाएगा तो C2H5OH बन गया, है ना। तो ये था सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल सा आइडिया रखो ना, वैसा रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, वैसा रिएक्शन जो सच में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन बिहेव करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल डायरेक्ट याद रखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, वहां तो फॉर्मूला भी नहीं लिखना पड़ेगा, या फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, C12H2O11 C6H12O6। या फिर इथाइल एसीटेट का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना और एक अल्कोहल बना, सिंपल सा फंडा। भाई नेक्स्ट सवाल, राइट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी हंटर सीरीज में बताया हूं भाई। फैराडे का पहला नियम ये कहता है कि जितना ज्यादा करंट पास करवाइएगा किसी भी इलेक्ट्रोड से, उतना ज्यादा मास उसके सरफेस पर आकर के डिपॉजिट होगा।
यानी द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। जितना ज्यादा करंट पास करवाइएगा उतना ज्यादा मास किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा। अगर फैराडे का पहला नियम पूछता भी है आपसे एग्जाम में तो बस इतना लिख के नहीं छोड़ना है, फॉर्मूला भी लिख देना है W बराबर ZIT, है ना। और साथ ही साथ नोटेशन भी दे देना कि W होगा मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है किसमें, ग्राम में। उसके साथ ही साथ जो I हो जाएगा वो हो जाएगा करंट, और T क्या है, टेम्परेचर नहीं टाइम। अगर इतना आंसर लिख दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ भी इंपॉर्टेंट है जो कि कहता है कि सेम करंट अगर दो इलेक्ट्रोड से पास करवाइएगा ना तो जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो में होगा। चलिए अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ, हम लिख लेते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आंसर आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। सबसे पहले लिख लेना है कि डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इज, क्या डिफरेंस है। और जब भी डिफरेंस का सवाल पूछे तो आप क्या करिएगा, अपने पेपर को दो सेक्शन में बांट लीजिएगा, है ना, और दोनों टर्म को एक एक साइड डिफाइन कर दीजिएगा। जैसे मैं इधर लिख ले रहा हूं, मान लो यहाँ पर मैं लेता हूँ मोलैरिटी और इधर क्या ले लेते हैं, मोलैलिटी। और मैं फिर से बता दिया कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी और मोलैलिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स मौजूद हैं वही कहलाता है मोलैरिटी। और अगर बात करें मोलैलिटी का तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, कहां, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। देखिए मोलैरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन याद रखना है, मोलैलिटी में 1 kg सॉल्वेंट याद रखना है और कुछ नहीं। उसके बाद अगर पॉइंट की बात करें तो आपको याद रखना है कि मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो लिख सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। तुम ऐसे शॉर्ट में मत लिखना टेम्प, सर लिखे थे टेम्प तो हम भी लिख दे रहे हैं टेम्प, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। और ये क्या, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछ सकता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से बेहतर कंसंट्रेशन टर्म कौन है, तो बेहतर है मोलैलिटी, क्योंकि मौसम जब बदलेगा, जब टेम्परेचर बदलेगा तो मोलैरिटी का वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर के बदलने से मोलैलिटी का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में से बेटर कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी है, याद रखें। और साथ ही साथ आप यूनिट भी लिख सकते हो, एक पॉइंट में दोनों का यूनिट लिख देते हैं। मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है तो ये मोल पर लीटर हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, मोल पर केजी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है मोलर कंडक्टेंस और उसका यूनिट बताइए। देखिए मोलर कंडक्टेंस से सिंपली याद रखिए, मोलर कंडक्टेंस बोलो या मोलर कंडक्टिविटी बोलो, लैम्डा एम वही पूछ रहा है। तो मोलर कंडक्टेंस में बस इतना लिख दीजिए ना, मोलर से याद रखिए 1 मोल, आपको बस इतना लिख देना है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, उसी को बोल देंगे मोलर कंडक्टेंस। सिंपली मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी सॉल्यूशन का 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसी के कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोल देंगे। उसको डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोटेड बाय लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हंटर सीरीज में सारा बात बताया हूं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इसके फॉर्मूला की बात करें, लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ना, कप्पा इंटू 1000। और यहाँ पे एम मोलैरिटी है, स्मॉल एम नहीं, कैपिटल एम, सारा बात हंटर सीरीज को मन लगा के कर लोगे ना, मामला क्लियर है पूरा। तो चलो अगले सवाल पर चलते हैं
और अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कहता है कैल्किनेशन, अरे यार ये फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल नहीं, ये इनऑर्गेनिक का सवाल आ गया, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए कैल्किनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी ओर से क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर ओर को हीट करते हैं। दो प्रोसेस पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कैल्किनेशन और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रोस्टिंग। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कैल्किनेशन में जब हीट करते हैं तो याद रखिए, कैल्किनेशन में हीट करते हैं तो याद रखिए कि इसमें हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग के ओ से याद रखो कि किसी भी ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद कैल्किनेशन वाले केस में हमारे पास कार्बोनेट का ओर होता है जो कि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, कैल्किनेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि जो ओर है उसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। रोस्टिंग में हीट तो करेंगे लेकिन ऑक्सीजन के साथ, लेकिन रोस्टिंग वाले केस में हम लोग सल्फाइड मतलब सल्फर वाले ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो सल्फर वाले ओर के पास ऑक्सीजन तो नहीं होगा, तो ऑक्सीजन नहीं है तो उसको ऑक्सीजन दे के हीट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एन ओर विथ ऑक्सीजन देन रोस्टिंग, विदाउट ऑक्सीजन देन कैल्किनेशन। मेटलर्जी से सवाल आ गया है, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी का ही दूसरा नाम है, और कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा, यही तो कप्पा क्या है? हंटर सीरीज अगर देखे हो तो पता होगा, कप्पा तो कंडक्टेंस ही है सर, लेकिन कब? जब लेंथ जो होगा हमारे कंडक्टर का वो 1 मीटर होगा और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम बात हंटर सीरीज में मैंने बता रखा है कि फॉर्मूला भी अपने को पता होना चाहिए, रटना नहीं था। फॉर्मूला क्या था? रेसिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन एरिया। तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और रो का अगर रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1 अपॉन रो जो है वो बन जाता है कप्पा। तो हम लोग रो को लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कप्पा इंटू एल अपॉन ए। तो हम ऐसा कह सकते हैं, या इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कप्पा बराबर जी इंटू एल अपॉन ए। सर फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? बस आंसर बता के छोड़ दो ना, काहे परेशान कर रहे हो भाई? फॉर्मूला अगर याद रहा ना तुमको तो डेफिनेशन रटने का जरूरत नहीं है। हमसे पूछ रहा है कप्पा क्या है, हम बोलेंगे कंडक्टेंस ही तो है। जब लेंथ जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेंथ और एरिया 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस केस में जो कंडक्टेंस होगा वही किसके बराबर हो जाएगा भाई? कंडक्टिविटी के। और वही चीज यहां पर पूछ रहा है। अगले सवाल पर अब चलते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, ऑस्मोसिस भी और ऑस्मोटिक प्रेशर भी। देखो ऑस्मोसिस किसको कहते हैं? तो सिंपली याद रखो कि मान लो हमारे पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर में मेरे पास एक तरफ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं HCS, एक तरफ लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको पास होने देता है? सॉल्वेंट को। तो ऑस्मोसिस में आपको याद रखना है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट फ्लो करेगा कहां से कहां? लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और किसके थ्रू फ्लो कर रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो कर रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी प्रोसेस को बोल देंगे ऑस्मोसिस। और पूछ दे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो याद रखो वो प्रेशर जिसको लगाने से एग्जाम का दुख दर्द दूर हो जाएगा। नहीं, वो प्रेशर जिसको लगाने से ऑस्मोसिस का प्रक्रिया रुक जाएगा, वो प्रेशर जिसको लगाने से ऑस्मोसिस का प्रक्रिया रुक जाएगा। लेकिन ये प्रेशर लगाते किधर है? तो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड लगाते हैं। द प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछता सिर्फ तो फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई बराबर
CRT। तैयार हैं फॉर्मूला लेकर के, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल लिखा हुआ यहाँ पे, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे उसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला सवाल, हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी। हेनरीज लॉ, हंटर लॉ। भाई हेनरी लॉ के बारे में तुमको बता रखा हूं। देखो सबसे पहले हेनरी लॉ कब लागू होता है, जब हम किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड में। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, किसी पार्टिकुलर लिक्विड के अंदर अगर तुमने किसी गैस को डिसॉल्व किया है तो ये गैस का पार्टिकल सतह पर भी होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। तो हेनरी का नियम कहता है कि जो प्रेशर लगाएगा ना गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट होता है KH। तो फॉर्मूला हो जाता है P ऑफ गैस बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। भाई मेरी बात को सुनो, यहां जो आंसर लिखा है उससे भी साधारण शब्द में मैं तुमको आंसर बता रहा हूं। P ऑफ गैस बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हेनरी लॉ का जिक्र कहीं भी हो तो सबसे पहला बात याद रखना या सवाल में मेंशन करना कि एक गैस डिसॉल्व है लिक्विड में, और हेनरी का नियम कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, और वो गैस का मोल फ्रैक्शन कौन से फेज में निकालते हैं, लिक्विड फेज में। मतलब लिक्विड के अंदर जो गैस का मोल फ्रैक्शन है उसको निकालते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, दैट इज हेनरीज लॉ। अगले सवाल पर चलते हैं। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन भी याद रखें, 3 एप्लीकेशन। एक तो कार्बोनेटेड बेवरेज, स्कूबा डाइविंग, और तीसरा कौन सा था, वो माउंटेन क्लाइंबर। तीनों बता रखा हूं सेपरेट वीडियो में। बोलता है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट देयर नेम। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछ रहा है क्या है। सुनो इधर, तुमको सीधा याद रखना है, या मैंने हंटर सीरीज में सारा बात बताया हूं, सारा बात। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जिक्र तब करते हैं जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन हो जाएगा, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो सिर्फ सॉल्यूट के संख्या पे निर्भर करता है, सॉल्यूट के नेचर पे। मतलब तुम कितना मिला रहे हो, कितना चीनी मिला रहे हो, या कितना कोई सब्सटेंस मिला रहे हो, चीनी है कि नमक है उससे फर्क नहीं पड़ता है, संख्या कितना है पार्टिकल का उस पे फर्क पड़ता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल के संख्या पे निर्भर करता है, उसके नेचर पे निर्भर नहीं करता है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, याद रखना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। काफी बार सिंपल सा सवाल पूछता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। भैया याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस नहीं है। बहुत बच्चे सोचते हैं अरे ऑस्मोसिस दे रखा है उसको टिक विक कर देते हैं, कुछ भी गलती कर लेते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के लिए तैयार रहना भाई। आपको क्या लिखना है, मान लो कोई सा भी, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना, कोई सा भी पूछ दे, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तुमको याद रखना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात ही तब करते हैं जब किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो इसी को रीजन बना करके इसी टॉपिक को बस वहां पे चिपका दो, लिख दो कि जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसी का डिप्रेसिंग कम हो जाएगा, उसी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलाटाइल सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट डिक्रीजेस एंड इट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबका फॉर्मूला भी बता रखा हूं, RLVP का फॉर्मूला सबका पता है यार। RLVP का फॉर्मूला होता है P0 माइनस P अपॉन P0, और यही बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। बताया था दूसरा तीसरा सवाल में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, जहां पर KB है हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, है ना। ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर CRT। सबका फॉर्मूला जो भी डेफिनेशन दिख जाए ना बस फॉर्मूला उसके साथ चिपका देना, मामला वहीं सेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर। भाई ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है वेंट हॉफ फैक्टर क्या है। चलो सिंपली याद रखो कि वेंट हॉफ फैक्टर I से डिनोट करते हैं। फिर से मैं बात कर रहा हूं, हंटर सीरीज में आपको बताया था वेंट हॉफ फैक्टर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सॉल्यूट का पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट होता है, उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है उसमें अंतर आ जाता है, उसी को सही करने का काम करता है वेंट हॉफ फैक्टर।
लेकिन इसका डेफिनेशन याद रखने के लिए मैं तुमको और आसान तरीका बताता हूं। देखो, वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट्टा थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दिमाग का बत्ती बस जला लो, दिमाग का बत्ती जला लो। वेंट हॉफ फैक्टर का डेफिनेशन बस तुम सिंपल सा लिख देना भाई, सीधा रेशियो है भाई। किसका रेशियो है? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिख लोगे इट इज रेशियो ऑफ, है ना, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ नहीं करना, सिंपल। उसके बाद एक और बात भाई, खतरनाक बात। अगर एसोसिएशन हो रहा है, टूटने वाला जुड़ने वाला केस है, तो आई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से कम होगा। और अगर डिसोसिएशन वाला केस है, टूटने वाला केस है, जहां पर सॉल्यूट का पार्टिकल टूट रहा है, तो आई का वैल्यू हमेशा 0 नहीं, 0 क्यों डाल दिया, 0 नहीं, 1 से। अगर एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है, तो आई का वैल्यू 1 से कम होगा। डिसोसिएट हो रहा है तो आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं हो रहा, कोई एक ऐसा सॉल्यूट है जो ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, उस केस में आई का वैल्यू 1 के इक्वल होता है ना। जब नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ना टूट रहा है ना जुड़ रहा है, उस केस में आई का वैल्यू 1 होता है। मतलब आई का जो वैल्यू होगा 1 से ज्यादा होगा डिसोसिएशन के केस में, 1 से कम होगा एसोसिएशन के केस में, और 1 के इक्वल होगा कब? जब ना डिसोसिएशन हो रहा हो और ना एसोसिएशन हो रहा हो। सिंपल है। वेंट हॉफ फैक्टर, रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगले सवाल पर चलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन के दौरान कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। वही बोल दिया कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्व, कितने रिएक्टेंट के स्पीशीज इन्वॉल्व हैं उसमें, कितने रिएक्टेंट के स्पीशीज हिस्सा ले रहे हैं उसमें किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में। और मैं आपको बताया था मॉलिक्यूलरिटी टर्म सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। मॉलिक्यूलरिटी टर्म सिर्फ वैसे रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जो फास्ट रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकालते हैं। इसके बाद और भी बात मैं बता देता हूं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ना किसी भी रिएक्शन का, उसका वैल्यू या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। और मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे रिएक्शन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर, जब मॉलिक्यूलरिटी किसके बराबर है? 1 के। 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर, और 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर। ये भी बात हंटर सीरीज में बताया था। मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे रिएक्शन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका भी मैं आंसर बता देता हूं। सिंपली समझिए कि आर्हेनियस इक्वेशन, बच्चे नाम से इसके डर जाते हैं। भाई बताओ ऐसा क्या गलती है कर दिया कि तुम इसके नाम से डर जा रहे हो? बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा टर्म है कि वैसा इक्वेशन जो कि हमें रिलेशन देता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच, बस इतना ही बात याद रखना है। तो आर्हेनियस इक्वेशन में लिख सकते हैं द इक्वेशन, या द इक्वेशन से नहीं लिखते इट इज एन इक्वेशन। ये एक ऐसा इक्वेशन है, लिख लेते हैं इट इज एन इक्वेशन जो रिलेशन देता है, रिश्ता बताता है, विच गिव्स रिलेशन बिटवीन, किसमें रिलेशन देता है? रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? के से, एंड टेम्परेचर। बस इतना लिख दोगे ना भाई, 2 नंबर तो नहीं मिलेगा, 1 ही नंबर मिलेगा। सर 2 नंबर का सवाल आए तो इसमें फॉर्मूला भी लिख देना भाई। फॉर्मूला क्या होता है आर्हेनियस इक्वेशन का? के बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यह है आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला। अभी हो गया ना सर काम? नहीं, इसके बाद तुमको नोटेशन भी लिखना पड़ेगा कि के है यहां पर क्या है? के रेट कांस्टेंट है, ठीक है। देखो आर्हेनियस इक्वेशन, अगर ये फॉर्मूला भी याद रहे तो कभी आर्हेनियस इक्वेशन भूल मत जाना। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन देता है
और इसी इक्वेशन को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ए को बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज ए है आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर। ई जो है ई एक्टिवेशन एनर्जी है, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद कौन है आर है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.314 और टी जो होगा हमारा ये क्या है टी इज टेम्परेचर। सिंपल सा फंडा है भाई। अगले सवाल पर चलते हैं। बोलता है व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नहीं बताऊंगा, अभी बताया ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, उसी को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला भी लिख दोगे साथ ही साथ, क्या फॉर्मूला लिखेंगे सर, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, चिपका दोगे, मामला सेट कर दोगे। चलो आगे बात करें। अगला सवाल कह रहा है एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है रिएक्शन का। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं लंबे टाइम इंटरवल के लिए देन इट इज कॉल्ड एवरेज रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकाले तो इट इज कॉल्ड एवरेज रेट, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट। बाकी एवरेज रेट को हम लोग दिखाते हैं। देखिए रेट का मतलब मैं ऑलरेडी हंटर सीरीज में बताया हूं कि रेट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो हम लोग एवरेज रेट को डेल्टा से दिखाते हैं, यानी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि कंसंट्रेशन में बड़ा चेंज है, टाइम में बड़ा चेंज है। और इंस्टेंटेनियस रेट को दिखाते हैं डी सी अपॉन डी टी से। तो टाइम इंटरवल बड़ा है, बड़ा बदलाव है, एवरेज रेट छोटा बदलाव है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें रेट बताना है, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है व्हाट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। बड़ा सिंपल सा टर्म है होमोजीनियस कैटालिसिस। कैटलिस्ट के काम करने के प्रोसेस को बोलते हैं। सबसे पहले कैटलिस्ट क्या काम करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटलिस्ट को काम। कैटलिस्ट कोई रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, तुम उस रिएक्शन को देख रहे हो, बोलोगे वाह क्या कैटालिसिस है, बढ़िया कैटालिसिस। कैटलिस्ट को कैसे कैटालिसिस मत बोल देना, कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है लेकिन कैटालिसिस एक प्रोसेस है। तो आंसर तुम्हारा स्टार्ट ही होना चाहिए अ प्रोसेस, द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस। अब होमोजीनियस क्या लग गया है, तो याद रखो एक ऐसा रिएक्शन या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट हो और कैटलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट हो दोनों सेम हो, है ना, उसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस। सिंपल सा फंडा है, द प्रोसेस इन विच फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का क्या होगा, सेम होगा, है ना, कैटलिस्ट का सेम होगा। एग्जाम्पल इन्वर्जन ऑफ शुगर, वही फिर से वही एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास शुगर है C12H22O11, तो इसका हम लोग इन्वर्जन करवाते हैं तो इसमें H2SO4 कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, टूट जाएगा C6H12O6, है ना, अगेन C6H12O6। एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। और यहां पर जो हमारा कैटलिस्ट है, सबसे पहले ग्लूकोज एक्वस मीडियम में, H2SO4 एक्वस मीडियम में, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा सब एक्वस मीडियम में, तुमसे मतलब ही नहीं है। कैटलिस्ट और जो हमारा कह सकते हैं रिएक्टेंट, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। अब इस प्रोसेस को तुम दूर से बैठ के देख रहे हो, बोलोगे ये जो प्रक्रिया है ना इसको पहचानते हैं हम, ये है होमोजीनियस कैटालिसिस। एग्जाम्पल मांग रहा था, एग्जाम्पल भी दे दिए, उम्मीद करते हैं। देखो भाई पॉइंट से आइडिया बना करके रखो, रट तो नहीं पाओगे, कितना रटोगे, और रटोगे तो क्या गारंटी है इस बात का कि वो चीज तुमको याद रहेगा। तो मैं जो भी बातें कहता हूं उसको सुनो गौर से और उसी को तुम एग्जाम में अप्लाई करना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर से बोल दूं, ऐसा सवाल जब जब दिखे पहले लिख देना कि डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर, और उसके बाद कॉपी को कितने हिस्से में बांटोगे, 2 हिस्से में से, चीर मत देना बीच से। हाँ चलो, तो एक तरफ एडजॉर्प्शन और दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन। देखो 2 नंबर में है तो 2-2 पॉइंट भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। देख लेते हैं। देखो एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई भी सब्सटेंस सतह पर आकर के चिपकता है, मतलब सरफेस फेनोमेना। तो सिंपली इसमें लिख देंगे इट इज अ सरफेस फेनोमेना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन में बल्क में आता है पार्टिकल, तो इसमें लिखेंगे ये एक
बल्क फेनोमेना है, बल्क फेनोमेना है। और क्या लिख सकते हैं भाई, सुनो दूसरा पॉइंट ये लिख देना कि जो एडजॉर्प्शन है ना उसमें सिंगल लेयर बनता है, या एडजॉर्प्शन में हमारे पास वेंडरवॉल फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ना जिससे पार्टिकल सरफेस पर आकर के चिपकता है, इट इज वेंडरवॉल फोर्स। और नहीं 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 नहीं, ये तो फिजिजॉर्प्शन के अब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बता, दोनों में वेंडरवॉल ही होता है ना। अगर हम लोग बात करें और क्या लिख सकते हैं, सरफेस बल्क, देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से ये घटता है, ये थोड़ा बढ़ने के बाद घटता है, वो पॉइंट लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा बल्कि हो जाएगा। एक बात लिख लो कि एडजॉर्प्शन की बात करें, एडजॉर्प्शन जो होता है वो अकर्स एट डिफरेंट रेट, ये अलग अलग रेट से होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है ये कांस्टेंट रेट से होता है, अकर्स एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख सकते हो। और अगर डिफरेंस की बात करें तो ऐसा लिख लो टेम्परेचर वाला भी पॉइंट लिख लो कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। और वही बात करें एब्जॉर्प्शन की, है ना, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से है ना, मेरे दिमाग में ना बार बार वो आ रहा है, एडजॉर्प्शन में फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन वाला फंडा आ रहा है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो हमारा ये एब्जॉर्प्शन वाला सेक्शन है ये भी क्या होगा, घटेगा। बाकी आप ये फिनोमेना, मतलब ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक सरफेस फिनोमेना है, दूसरा क्या है, बल्क फिनोमेना। एक जो है वो डिफरेंट रेट से होगा, इसका रेट क्योंकि सतह पर चिपकेगा तो सतह हमेशा खाली नहीं रहेगा, तो एक अलग रेट से होगा, और जो दूसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन वो कांस्टेंट रेट से होगा, क्योंकि उसमें जो भी पार्टिकल्स है वो पूरा बल्क में फैलेगा। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख दोगे, एग्जाम्पल मैंने बता रखा है कि कह सकते हैं कोई पार्टिकुलर गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, और एब्जॉर्प्शन के केस में आप ले सकते हो कि कह सकते हैं फोम में पानी, सोकिंग ऑफ वाटर बाय फोम, ये आप एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल लिख सकते हो। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज डायलिसिस। भाई सुन लो, डायलिसिस से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो लोग का किडनी खराब हो जाता है उनको डायलिसिस पे रखते हैं, उनके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, और ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन कराते हैं, उसको साफ करते हैं। तो सिंपल सा फंडा कि रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करना है, उससे इम्प्यूरिटीज को हटाना है यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे एक डायलाइजर में इधर से वाटर का फ्लो करवा करके, इधर से वाटर फ्लो करवाएंगे, इधर से वाटर निकाल लेंगे, इधर से वाटर का आउट करवा लेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और पानी ऐसे फ्लो करवाते जाएंगे तो जो भी इम्प्यूरिटी है वो पानी के साथ बह के इधर से निकल जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायलाइसिस। इसी में जब हम लोग इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा फास्ट हो जाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, जबकि डायलाइसिस जो है वो एक प्रकार का स्लो प्रोसेस है। सिंपली याद रखना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करते हैं या उससे इम्प्यूरिटीज को क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए आगे बात करें, व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, मान लीजिए कि हम दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने ये चीज क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रखा है। मान लो कि हम दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं, ए और बी को। ए जहां पर ए का बॉइलिंग पॉइंट था 70 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 80 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर देते हैं ना तो ए और बी जब मिक्स हो जाता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, ये सॉल्यूशन अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल नहीं होकर किसी फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल होता है। लेट्स टेक एग्जांपल 75 डिग्री सेल्सियस, यानी 75 डिग्री पे अब ए का भी पार्टिकल बॉयल हो रहा है, बी का भी पार्टिकल बॉयल हो रहा है, तो हम लोग घोषित कर देंगे कि ये एक प्रकार का एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसको कहते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए, एक ऐसा मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। तो ए जिस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा बी भी उसी टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, ए का जितना भाप बनेगा बी का उतना ही भाप बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन जो होगा ना लिक्विड और वेपर फेज में दोनों का सेम होगा, मतलब ए जितना भाप बनाएगा बी भी उतना ही भाप बनाएगा। उसके बाद मतलब इसी को कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये तो ध्यान रखना ही भाई। अब एग्जाम्पल की बात करें
एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरा क्या होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसको भी रटने का जरूरत नहीं है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया, एक का बॉइलिंग पॉइंट 70, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 80। दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों से कम हो जाए तो उसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 70 और 80 से बढ़ के 81 हो गया, 82 हो गया, तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जाम्पल की बात करें एजियोट्रोपिक मिक्सचर का तो दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। एक तो 20.2% HCl इन वाटर, याद रखेंगे, और दूसरा 96.5% इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल इन वाटर मतलब ये जैसे 20.2% HCl इन वाटर ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और ये है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सिर्फ एजियोट्रोप का एग्जांपल पूछेगा, दोनों में से कोई भी लिख दो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में 20.2% HCl ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा है और मिनिमम में याद रखना 96.5% इथेनॉल इन वाटर। मतलब तो समझो यार, इथेनॉल को जब पानी से मिला देंगे और कंसंट्रेशन 96.5% होगा तो इथेनॉल और वाटर का जो भी बॉइलिंग पॉइंट था ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उस दोनों से कम हो जाएगा। क्लियर है बात? एजियोट्रोप्स क्लियर है? एजियोट्रोप्स में क्या याद रखना है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल करता है या जिसका वेपर फेज का कंपोजिशन लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम होता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड। बताया था कि कोवेलेंट सॉलिड का ही दूसरा नाम होता है नेटवर्क सॉलिड। सिंपली आंसर लिख देना कि वैसे सॉलिड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वैसे सॉलिड को कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। और एग्जांपल में डायमंड लिख सकते हो, है ना, ग्रेफाइट लिख सकते हो और सिलिकॉन कार्बाइड SiC लिख सकते हो, ETC। ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था ग्रेफाइट एक ऐसा कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड है जो इकलौता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वो कहता है व्हाट इज स्कूटी डिफेक्ट। भाई अभी अभी हंटर सीरीज में पढ़ के आए हैं, बोलता है एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तरीका क्या बताया था याद रखने का? स्कूटी डिफेक्ट वैसा डिफेक्ट जिसमें एनायन और केटायन शॉर्ट पड़ जाता है। शॉर्ट पड़ने का मतलब जितना एनायन उतना ही केटायन किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर से गायब है, उस गड़बड़ी को, उस डिफेक्ट को बोलते हैं स्कूटी डिफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, देखिए डिफेक्ट क्यों पड़ते हैं। बहुत सारे सॉलिड को जब बनाया जाता है तो उनके बनाने का प्रक्रिया जब फास्ट रखा जाता है तो उनके स्ट्रक्चर में बहुत सारा गड़बड़ी आ जाता है। तो उसी गड़बड़ी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। हमने पॉइंट डिफेक्ट पढ़ा था, दो टाइप का, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में हमने पढ़ा था फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कूटी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। स्कूटी डिफेक्ट में आपको बताया था ऐसा डिफेक्ट जिसमें एनायन और केटायन, जितने एनायन उतने ही केटायन अपने लैटिस साइड से गायब हो जाएंगे। इसमें डेंसिटी घट जाता है क्योंकि लोग गायब हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेंसिटी घट जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट में बताया था फ्रैंक हो जाता है, केटायन फ्रैंक हो जाता है। केटायन अपने लैटिस साइड को छोड़ के कहीं घूम रहा है तो कोई पार्टिकुलर आयन सॉलिड को तो छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है उसी स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस केस में डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो प्रकार का, या फिर यहाँ पे स्कूटी डिफेक्ट पूछा है तो इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस अपने लैटिस साइड से गायब है, अपने लैटिस साइड से मिसिंग है। तो ये कौन सा डिफेक्ट शो करेंगे? स्कूटी डिफेक्ट। NaCl या फिर KCl या फिर बताया था AgBr दोनों शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी और स्कूटी डिफेक्ट भी। और साथ ही साथ मैं बता दूं 2 नंबर में आप ऐसे डायग्राम बना देना, दिखा देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब कोई सॉलिड का स्ट्रक्चर है, प्लस माइनस प्लस, नहीं यार प्लस के साथ माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, है ना। आप इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ कैसे ड्रॉ कर, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना भाई। ऐसा नहीं कि सर तो गुस्से में कर रहे थे हम भी गुस्से में कर देते हैं, ऐसा नहीं। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या करोगे? जितना प्लस वाला गायब करना है करोगे उतना माइनस वाला गायब कर देना। लीडर नीचे स्कूटी डिफेक्ट है ना। स्कूटी मान लो कि यहाँ से एक प्लस गायब कर दिया और यहाँ से एक माइनस, मिटना।
मिटना नहीं चाह रहा यार, एक मिनट। अच्छा मच्छर आगे बैठा हुआ देखो इधर, है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम ये नहीं खाएगा, हम लोग का क्या ही कर लेगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चला जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, तुम लोग के डेडिकेशन के आगे ये सब चीज़ बहुत छोटा है। तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके लिख देना है नीचे कौन सा डिफेक्ट है, स्कूटी डिफेक्ट, स्कूटी डिफेक्ट, स्कूटी डिफेक्ट नहीं, स्कूट की डिफेक्ट, के आता है बीच में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई आंसर देखना भी मत, सिंपल सा फंडा, सॉलिड स्टेट में चिल्ला चिल्ला के यही तो बताए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड को बोलते हैं जिसमें जो पार्टिकल होता है वो किसी पैटर्न में अरेंज होता है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 कैटेगरी में बांटे थे, कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड जिसमें रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है, सच्चा सॉलिड है, ट्रू सॉलिड कहते हैं इसको। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। एग्जाम्पल पूछ दिया, NaCl चिपका दिए, बहुत सारा एग्जाम्पल। क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी आयोनिक, जितना भी आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल डालोगे क्रिस्टलाइन, अभी हमने देखा ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये तो पढ़ा रखा हूँ भाई। चलो सिंपल सा बात, व्हाट आर पॉइंट डिफेक्ट। सुनो, पॉइंट किसी पार्टिकुलर सॉलिड के स्ट्रक्चर में, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है वो डिफेक्ट जो किसी लोकेशन पर है। बोलेंगे ये वो देखो यहाँ से गायब है आदमी, इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट को ही तो हमने पढ़ा है, पॉइंट डिफेक्ट के ही तो 2 टाइप्स पढ़े हैं, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ही 2 प्रकार होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा स्कूटी डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने पढ़ा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने पढ़ा था एफ सेंटर बनता है, और एफ सेंटर क्या करता है, किसी भी सॉलिड को कलर प्रोवाइड करता है। जहाँ पे हमने NaCl का एग्जांपल लिया था कि डिफेक्ट के साथ येलो कलर और बिना डिफेक्ट के व्हाइट कलर। पता नहीं तुमको याद हुआ कि नहीं, 4 दिन पहले हंटर सीरीज में क्लास किए हो, है ना। डेडिकेशन चेक करो अपना कि जो बात मैं बता रहा हूँ तुमको याद है कि नहीं है। याद है तो बढ़िया बात है, और नहीं याद है तो भाई सुधारो अपने आप को, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अभी तो बता, फ्रैंकल डिफेक्ट केटायन अपने जगह को छोड़ के कहीं घूमने चला जाता है, वैसे डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अ डिफेक्ट इन विच एन आयन लीव्स इट पोजीशन, अपना पोजीशन छोड़ता है, और इंटरस्टिशियल का मतलब अलग, कोई अलग पोजीशन जाके ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसको कैसे शो करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे डायग्राम जरूर दे देना भाई, है ना। ऐसे दिखा देना कि प्लस वाला जो है ना यहाँ होना चाहिए था, लेकिन प्लस वाला यहाँ है, कहीं और डाल देना, और ऐसे नीचे लिख के लिख देना कि दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। चलो आगे चले, अगला सवाल कह रहा है राइट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपल सा फंडा, फैराडे का पहला नियम पढ़ लिए। फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे 2 इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा। तो लिखा हुआ है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। मतलब मास डिपॉजिट पहले वाले में बट्टा मास डिपॉजिट दूसरे वाले में बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट पहले वाले में बट्टा इक्विवेलेंट वेट दूसरे वाले में। सिंपल सा फंडा है, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2, और फैराडे का पहला नियम था W बराबर ZI2। चलिए, व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज। सुनिए, सॉल्ट ब्रिज क्या हमसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। सॉल्ट ब्रिज सबसे पहले संकट मोचन है, संकट दूर करने के लिए आया था। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे तो हमने देखा था कि कैसे थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना बंद कर देता है, और रीजन क्या था, रीजन था एक एनोड वाला चैम्बर है, एक कैथोड वाला चैम्बर है। एनोड वाले चैम्बर में और कैथोड वाले चैम्बर में कुछ घटना घटा। क्या घटना घटा, देखो एनोड वाले चैम्बर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था, कैथोड वाले चैम्बर में निगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था, निगेटिव चार्ज, और सेल काम करना बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉन को ये निकलने नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने नहीं दिया। तो इस केस में सेल काम करते रहे, इसलिए हमने यू शेप का एक ट्यूब लगा दिया यहाँ पर,
जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या था, जैसे KCl, तो इलेक्ट्रोलाइट का काम ये था कि K प्लस भाई तुम जाओ निगेटिव के पास, Cl माइनस भाई तुम जाओ पॉजिटिव के पास, और दोनों तरफ चार्ज को कर दो बैलेंस, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करेगा और सेल दोबारा से काम करने लगेगा। मतलब संकट मोचन है जो सेल को काम करवाने के लिए आया है, मतलब एक्सेस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आया है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। तो भैया सॉल्ट ब्रिज एक डिवाइस है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, कनेक्ट करता है हाफ सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, या कनेक्ट करता है एनोड और कैथोड को, आयंस का फ्लो होता है ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहे। क्लियर है बात, उम्मीद करते हैं क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। भाई ये भी काफी बार बता रखा हूं, सुनो मैं सिंपल सा बात बताता हूं। कोई रिएक्टेंट है ये बदलना चाहता है प्रोडक्ट में, तो इस रिएक्टेंट के पास न्यूनतम मिनिमम कुछ एनर्जी होना चाहिए, उसी मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आपसे एग्जाम में पूछते, आप लिख दो ना कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बदलने के लिए रिएक्टेंट को जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और कोई कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा देता है, जितना एनर्जी चाहिए उसी को कम कर देता है, तो जल्दी प्रोडक्ट तक पहुंच जाता है। और एक्टिवेशन एनर्जी को ही हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय EA, है ना। चलो मैं तुमको डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके इसको दिखा देता हूँ। हम लोग इसका एनर्जी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसके एनर्जी डायग्राम से भी हम लोग समझ लेते हैं। भाई देख, मान लो हमारे पास ये ग्राफ है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट या टाइम। कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना चाहता है, प्रोडक्ट में, है ना। मान लो कि ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्रोडक्ट में। मैं आपको बताया हूँ कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो एनर्जी का ये वैल्यू चाहिए होगा, है ना। यहाँ पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो रिएक्टेंट को इतना एनर्जी चाहिए, तो रिएक्टेंट कहता है पहले से ही मेरे पास कुछ एनर्जी है, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के पास भी कुछ एनर्जी है, इट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को और कितना एनर्जी चाहिए पहाड़ चढ़ने के लिए, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ET। तो एक्टिवेशन एनर्जी सिंपल सा याद रखो ना कि रिएक्टेंट को जो एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगले सवाल पर चलते हैं जो कि न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है और मोलैरिटी पर है, क्योंकि ऐसा सवाल, ऐसा न्यूमेरिकल पूछा है बिहार बोर्ड के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा आसान आसान न्यूमेरिकल पूछता है, कुछ नहीं करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर याद है तो ये सवाल 100% सही होगा ही। मोलैरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, और अगर मिलीलीटर में है, अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से गुना कर देना है। अगर मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में बदलने के लिए ऊपर किससे गुना कर देंगे, 1000 से। तो यहाँ पे मिलीलीटर में है और सॉल्यूट का मोल्स चाहिए, यहाँ मास दे रखा है तो मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो सवाल में दे रखा है 5 बट्टा मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होता है जी, 23 + 16 + 1 सर 40 होता है, तो यहाँ पे कर दो 40, 5 बट्टा 40, 1/8, तो मोल्स आ गया 1/8। भाई मोल्स आ गया 1/8। वॉल्यूम कितना दे रखा है 250, और 1000 से ऊपर गुना कर लो, है ना। 4 बार में कट गया तो 4/8 यानी 1/2 यानी 0.5, और मोलैरिटी आया है तो मोल पर लीटर। आंसर क्लियर, सिंपल सा न्यूमेरिकल जो पूछ देता है। अगला सवाल है व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। भाई हाफ लाइफ देखो, आंसर तभी लिख पाओगे जब चीजों के बारे में जानकारी होगा। सबसे पहले हाफ लाइफ एक समय है, तो आंसर स्टार्ट ऐसे करेंगे द टाइम इंटरवल या द टाइम। अब क्या समय है, तो हाफ लाइफ वो समय है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा खर्च हो जाएगा। जो भी रिएक्टेंट का हमने कंसंट्रेशन लिया है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट शुरुआत में C0 है, तो वो टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन C0/2 खर्च हो जाए, और आधा खर्च होगा तो बचेगा भी आधा, तो हम कह सकते हैं कि वो टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए, घट जाए आधा पे, तो हम लिख सकते हैं सिंपली
द टाइम इंटरवल इन विच, जिसमें, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, कम हो जाए बाय हाफ। क्लियर? एक और बात, हमने अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन का टाइम हाफ लाइफ निकाला था, आपको याद हुआ कि नहीं पता नहीं, बताओ। फर्स्ट ऑर्डर वाले रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होता है? C0/2K। सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर का थोड़ी होता है, क्या लिख रहे हो सर, फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होता है, ये तो जीरो ऑर्डर का होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर का होता है, तो फर्स्ट का भी तो पूछेंगे ना, फर्स्ट का बता दो क्या होता है। सर फर्स्ट का होता है ln2/K। सर फर्स्ट वाले का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना, हाँ याद रखना जरूरी है। सेकंड वाला भी पूछ लो, हालांकि सेकंड नहीं पूछेगा तुमसे, सेकंड वाले का होता है 1/KC0। ये हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ आधा जिंदगी, वो टाइम इंटरवल जिसमें कोई भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए आगे चलें। अगला सवाल है व्हाट आर सेकेंडरी सेल्स। भैया वैसे सेल जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, जिसको चार्ज में लगा सकते हैं, जिसका चार्जर होता है, वैसे सेल को कहते हैं सेकेंडरी सेल। तो दोज सेल्स विच कैन बी चार्ज्ड, जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, है ना, और इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार, एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, सेकेंडरी सेल कहते हैं। एग्जाम्पल भी याद रखना, इन्वर्टर वाला बैटरी क्या है उसका नाम? लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है सर। और निकेल कैडमियम सेल NiCd सेल। प्राइमरी सेल पूछ देगा तो वैसा सेल जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, ड्राई सेल एग्जाम्पल में लिख सकते हो, मरकरी सेल भी लिख सकते हो। चलो आगे चलें। अगला सवाल है, रिपीट हो गया ये सवाल, कोई बात नहीं। व्हाट आर सेकेंडरी सेल्स, सेम सवाल है। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है भाई। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में SHE कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस है। क्या रेफरेंस है सर? भाई देखो, अलग अलग एलिमेंट्स का अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ही रिस्पेक्ट में निकाला गया है। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या है ये? एक प्रकार का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसकी मदद से, मतलब विथ हेल्प ऑफ विच हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी मदद से हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसकी मदद से हम लोग अलग अलग एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है E0 का, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन सेल का H2 से H+ का, वो हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर होता है? 0 के। और ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मतलब इसी की मदद से बाकी सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। अगला सवाल, कितने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मौजूद हैं एक ऐसे पैकिंग में जिसमें n स्पेयर है? भाई सुनो, टेट्राहेड्रल वॉइड याद रखना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद रखना। किसी भी पार्टिकुलर सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो खाली जगह बच जाता है उसको उसको वॉइड कहते हैं। वॉइड दो प्रकार का, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन से पैकिंग में पाया जाता है? सिर्फ FCC पैकिंग और HCP पैकिंग। सबका लोकेशन भी हंटर सीरीज में बता रखा हूं, और बता रखा हूं कि देखो, कोई पार्टिकुलर पैकिंग है जिसमें स्पेयर जो है वो n स्पेयर है, n एटम्स है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सिंपली बता रखा हूं जितने स्पेयर उसका डबल, मतलब 2n ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। और सॉरी, उल्टा क्यों लिख दिया, मुझे लगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या n। मतलब कोई भी पार्टिकुलर हमारे पास पैकिंग है उसमें स्पेयर का संख्या जितना होता है, याद रखिए टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या उसके डबल
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या उसी के इक्वल। इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन अ पैकिंग, इन अ क्लोज पैकिंग विथ n स्पेयर इज 2n एंड n, या फिर टेट्राहेड्रल डैश देके ऐसे लिख ले भाई, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 2n, और अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये कितना है n। क्लियर। चलो अगला सवाल, व्हाट आर एंजाइम्स, गिव एन एग्जांपल। भाई एंजाइम्स जो हैं एक प्रकार के कैटलिस्ट हैं, और वैसे कैटलिस्ट हैं जो लिविंग थिंग से बनते हैं, प्लांट या एनिमल से बनते हैं। तो हम लोग एंजाइम्स का डेफिनेशन लिख लेंगे कि इट इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना। ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना, है ना, विच इज मेड अप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिख लेना। गिव एन एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल बहुत सारा हमने पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा। मैं एक एग्जाम्पल वही लेता हूँ, शुगर वाला। जैसे शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन करवाते हैं किसमें, ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में। तो इसको भी हम लोग एंजाइम की मदद से करवा सकते हैं, और जिस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज। मेल्टोज का करवाते हैं मेल्टेज से। तो ये है एंजाइम्स, याद रखो ना। देखो डेफिनेशन रटो मत, याद रखो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है एंजाइम्स। बायोलॉजिकल प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम्स। चलिए अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल है टू एप्लीकेशन बताइए हेनरीज लॉ का। यार हंटर सीरीज में ऑलरेडी बता रखा हूं कि टू एप्लीकेशन ऑफ, किसका बताना है, दो एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का ना। टू एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पूरा पूरा वहां पे लिखा हूं। सबसे पहला कार्बोनेटेड बेवरेजेस में, कार्बोनेटेड बेवरेज मतलब हेनरी लॉ कहता है ना कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। जितना भी कार्बोनेटेड बेवरेज है, मतलब कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो, ढक्कन उसका टाइट से पैक क्यों होता है, ढक्कन टाइट से पैक होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर रहेगा तो ज्यादा गैस लिक्विड में घुला हुआ रहेगा। तो कार्बोनेटेड बेवरेज में मैं बोल दे रहा हूं, इसका आंसर लिख लोगे कि द बॉटल्स ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर टाइटली पैक्ड so the pressure remains high and more gas remains soluble into the liquid, कि प्रेशर ज्यादा रहेगा और ज्यादा गैस लिक्विड में सॉल्यूबल हो पाएगा। और सेकेंड केस हो जाएगा स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर मतलब जो गोताखोर होता है समुद्र के अंदर, गोताखोर समुद्र की जब गहराई में जाता है प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ जो उसके सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस होता है वो भी ब्लड में घुलने लगता है। और जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो ब्लड में जो नाइट्रोजन घुला है वो बाहर आना चाहता है। ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आ जाता है, नाइट्रोजन को दिक्कत है तो नाइट्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी से बचने के लिए हम लोग उस सिलेंडर में हीलियम गैस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हीलियम का सॉल्युबिलिटी कम है। तो उसी में इलेबोरेट कर देंगे स्कूबा डाइवर वाले केस में इसी पूरे कहानी को कि एज अ डाइवर गोज डीप डाउन इनटू द सी, pressure increases with oxygen, nitrogen gas also gets soluble in blood, and when the diver comes out the nitrogen gas form bubbles जिसको bends कहते हैं। this condition is called bends. to prevent this, इससे बचने के लिए some amount of helium is added into the cylinder। 11.7% हीलियम सिलेंडर में ऐड कर देते हैं। अब आखिरी का दो सवाल बचा हुआ है बस, वो भी दोनों न्यूमेरिकल है। बोलता है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड जब इतना, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है भाई, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है। बोलता है इतना कूलाम चार्ज पास किए तो कितना मास डिपॉजिट, फैराडे का पहला नियम, W बराबर ZIT। देखो W बराबर ZIT, तुम में से बहुत लोग सोच लिया होगा W बराबर ZIT, फिर सोचेगा अरे I भी नहीं दे रखा, T भी नहीं दे रखा, कुछ देवे नहीं किया है, चार्ज दे दिया है। तो भाई I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम ही चार्ज के बराबर होता है। चार्ज बराबर होता है I इंटू टी, QIT, है ना, QIT। ठीक है। तो हमसे W पूछ रहा है कितना मास डिपॉजिट होगा, हम बोले ठीक है बताते हैं। Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, Z बराबर होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट, और I इंटू टी को लिख देते हैं Q के इक्वल। इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू फैराडे कांस्टेंट इंटू Q। मोलर मास कॉपर का दे रखा है कितना, 63.5
5 बट्टा भाई n फैक्टर कॉपर का सर हमको नहीं पता भाई। देख कॉपर +2 में जाता है तो कॉपर +2 से कॉपर बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो n फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो n फैक्टर 2 पुट कर दो, फैराडे कांस्टेंट 96500 और ऊपर क्यू कितना दे रखा है 193000। सर ये तो डबल है, डबल 2 से 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा 63.5 सिंपल इतना ग्राम। वही आंसर आ गया है ना। और एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ इस सवाल को करने का। जैसे ये जो है ना, ये जैसे 96500 1 फैराडे होता है तो उसी का डबल है, मतलब जो चार्ज है वो कितना दे रहा है 2 फैराडे, और 2 फैराडे चार्ज दे रहा है तो आप कॉमन सेंस लगा लो कि कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 2 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 2 फैराडे। तो 2 फैराडे से 2 ही इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, और 2 ही इलेक्ट्रॉन जा पाएगा तो 1 ही मोल कॉपर डिपॉजिट हो पाएगा जिसका मास 63.5 होगा। लेकिन इज्जत से सहूलियत से फॉर्मूला आगे कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगला सवाल और आखिरी सवाल, सिंपल सवाल, बिना देखे बोल देंगे। डैनियल सेल है, E0 का वैल्यू कितना होता है, E0 का वैल्यू कितना होता है बताओ। डैनियल सेल का E0 का वैल्यू कितना होता है, बिना देखे बता सकते हो। डैनियल सेल का ही मैंने बोला था E0 का वैल्यू क्या रखना है, सभी को याद रखना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं याद है ना, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जब सवाल करेंगे तो फिर याद आ ही जाएगा ना। 110 होता है, आपको याद रखना है, खैर लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर Zn, ठीक है। देखो E0 का वैल्यू दे रखा, E0 का वैल्यू दे रखा। अगर ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में तो तुमसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि किसी पर्टिकुलर डैनियल सेल के E0 का वैल्यू कितना है, तो आपको वहां पे डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि 110 वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल में पूछे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि भाई E0 ऑफ द सेल बराबर E0 रिडक्शन पोटेंशियल किसका, SRP ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। तो सिंपली कैथोड कौन है जी तुम दोनों में से, भाई कैथोड हमें पता है कि ये दोनों SRP दे रखा है। कैथोड कौन बनता है, जिसका SRP ज्यादा होता है, ये जिंक नहीं, यहाँ पे ना जिसका SRP ज्यादा होता है। SRP ज्यादा किसका है, ज्यादा तो ऊपर वाले का है ना। तो कैथोड कौन बना होगा, कैथोड बना होगा कॉपर, है ना। और कॉपर कैथोड बना होगा तो इसका वैल्यू दे रखा है 0.34 में से माइनस कर दो SRP ऑफ एनोड। एनोड बना होगा जिंक और SRP दे रखा है कितना दे रखा है -0.76, बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.34 प्लस 0.76 और आंसर कितना हो जाएगा 1, है ना। 110 बोल दिया था गलती से क्या, अरे यार 110 कैसे बोल दिया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट हो जाएगा ना। 110 तो कभी होगा ही नहीं, है ना। 1.10 पॉइंट छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, तुम मत छोड़ना। और यहीं पर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर हमारा समाप्त होता है। जो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया वो तो कर ही लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो भी बातें मैंने बताई उन सारी बातों पर भी ध्यान देना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन का चयन बढ़िया से करना है। इस लेक्चर को करके मजा आया हो तो कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। फटाफट से हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।